Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map and I am Riya and today we are going to cover day 8 जिसमें हम स्पेशल सूट्स पार्ट 1 कवर करने वाले हैं जिसके अंदर सूट्स बाय या फिर अगेंस्ट गवर्नमेंट कवर करेंगे, सेक्शन 80 नोटिस, ड्राफ्टिंग एग्जांपल्स, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर 33, इंटरप्लीडर सूट, ऑर्डर 35, ये सब हम कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। हमारा डे 8 है यानी वीडियो 8 है सीपीसी की। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू स्पेशल सूट्स। अब स्पेशल सूट्स क्या होते हैं? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंटेन स्पेशल रूल्स फॉर सर्टेन काइंड ऑफ सूट्स। जो हमारा सीपीसी है उसके अंदर ना कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सूट्स के लिए, ठीक है। सो दीज रूल्स आर मेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक अथॉरिटीज। ये रूल्स किस लिए बने होते हैं? पब्लिक जो प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक अथॉरिटीज को, हेल्प पुअर लिटिगेंट्स जो कि अपना मतलब जो सूट है उसका खर्चा, अपने केस का खर्चा नहीं उठा सकते उनको, एंड टू प्रोटेक्ट न्यूट्रल पर्सन्स होल्डिंग डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी। ऐसे पर्सन्स को जो कि न्यूट्रल पर्सन्स हैं जो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पे उनका मतलब कुछ चल रहा है और वो मजबूर है, उनको कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है वो हमारा होगा सूट बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट सेक्शन 80, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन ऑर्डर 33 एंड इंटरप्लीडर सूट ऑर्डर 35, ठीक है। Now, suit against government section 80 CPC. A suit against government, सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके अगेंस्ट हो सकता है वो सूट? सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है, और कोई पब्लिक ऑफिसर भी हो सकता है किसी ऑफिशियल एक्ट के लिए, नॉट फॉर अ पर्सनल एक्ट। नाउ नॉर्मली कैन नॉट बी फाइल डायरेक्टली इन कोर्ट। इसे नॉर्मली तो हम डायरेक्टली मतलब कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते हैं। एक रिटन नोटिस होता है 2 महीने का, वो कंपलसरी होता है देना बिफोर फाइलिंग द सूट। ये चीज मैंने ड्राफ्टिंग प्लीडिंग वाले प्लेलिस्ट में भी समझाई थी, जिन बच्चों ने देखी होगी उन्हें पता होगा कि आपको पहले 2 मंथ्स का नोटिस देना होगा, उसके बाद फिर आप सूट फाइल कर सकते हैं। 2 मंथ का नोटिस इसलिए दिया जाता है ताकि आप ये देख सके कि उस बीच कोई सुलह हो सकती है, मैटर सॉल्व हो सकता है, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आ सकता है, या जो गलती हुई हो आपको लगा हो कि आपको केस फाइल करना पड़ेगा, वो गलती एक्चुअली सच में गलती और वो उसे सुधारना चाहते हो, केस वगैरह के चक्कर में ना पड़ना चाहते हो, ऐसा कुछ हो तो इसलिए वो 2 महीने का एक कूलिंग पीरियड मान के चलो, कुछ भी दिया जाता है जिससे मैटर सुलझ जाए। नहीं सुलझता है तो उसके बाद फिर केस फाइल कर सकते हैं। अब आता है पर्पस। इस सेक्शन का पर्पस क्या है? पर्पस सेक्शन 80 नोटिस गिव्स गवर्नमेंट टाइम। गवर्नमेंट को एक टाइम मिल जाता है एग्जामिन द क्लेम। जो क्लेम आप करना चाह रहे हैं उसको एग्जामिन करने का, कितना झूठा है, कितना सच है, कितना सही है, कितना गलत है, रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने का, एंड सेटल द डिस्प्यूट विदाउट कोर्ट, और कोर्ट के बिना डिस्प्यूट को शायद सेटल भी किया जाए, एंड प्रिवेंट्स अननेसेसरी लिटिगेशन, सेव्स पब्लिक मनी एंड जुडिशियल टाइम। अब आते हैं हम कंटेंट्स ऑफ सेक्शन 80 नोटिस पे कि सेक्शन 80 नोटिस के कंटेंट्स क्या है। इसमें क्लियरली मेंशन होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का नेम या और एड्रेस, या नहीं और एड्रेस दोनों चीजें। डिस्क्रिप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिसर और गवर्नमेंट, जो भी पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना होगा। कॉज ऑफ एक्शन यानी कि क्या हुआ था, रिलीफ क्लेम की आपको क्या चाहिए, आप क्या डिमांड करते हैं, आपकी प्रेयर्स क्या है, एंड द प्लेंट मस्ट स्टेट दैट नोटिस वाज सर्व। और प्लेंट को ये स्टेट करना होगा कि जो नोटिस है वो सर्व्ड है, यानी कि वो जो आपका 2 मंथ्स वाला था। ना एक्सेप्शंस, अर्जेंट रिलीफ सेक्शन 82 80 क्लॉज 2, इफ इमीडिएट कोर्ट प्रोटेक्शन इज नीडेड। अगर बहुत ही इमीडिएट कोर्ट प्रोटेक्शन की जरूरत होती है तो सूट जो है उसे फाइल किया जाएगा बिना नोटिस के, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन की नीड है आपको। कोर्ट परमिशन इज कंपल्सरी, बट कोर्ट की परमिशन कंपल्सरी है। कोर्ट विल नॉट ग्रांट रिलीफ, कोर्ट ग्रांट नहीं करेगी रिलीफ अनलेस गवर्नमेंट इज गिवन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। कौन जब तक आपको नहीं करेगी रिलीफ ग्रांट, जब तक गवर्नमेंट यानी जो अदर साइड है उसको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती सुनवाई की। पहले उनकी साइड भी सुनेगी, उसके बाद आपको रिलीफ ग्रांट होगी। ये चीज तो इंपॉर्टेंट है कि दोनों साइड को सुने बिना कोई भी डिसीजन पे पहुंचना गलत होता है। अब आता है हमारा केस लॉ, बिहारी चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा था? सेक्शन 80 नोटिस इज मैंडेटरी। सेक्शन 80 का जो नोटिस है वो मैंडेटरी है। सूट फाइल विदाउट नोटिस इज नॉट मेंटेनेबल। जो सूट आप बिना 2 महीने के उस नोटिस के फाइल करोगे, जो सेक्शन 80 में क्लियरली लिखा हुआ है, आपका वो मेंटेनेबल नहीं होगा, वो सूट सही नहीं माना जाएगा आपका। और रीजन है इसमें कि गवर्नमेंट को भी एक फेयर चांस मिलना चाहिए डिस्प्यूट को सेटल करने का। माइनर मिस्टेक्स इन नोटिस विल नॉट डिफीट द सूट।
इफ छोटे मिस्टेक्स नोटिस के अंदर वो सूट को डिफीट नहीं कर सकती अगर आइडेंटिटी की मिस्टेक या कॉज या किसी रिलीफ की ये क्लियरली नोन मिस्टेक्स होती है, इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं हम सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। ऑर्डर 33 सो अलाउज अ पर्सन हु कैन नॉट पे कोर्ट फीस टू फाइल से टू फाइल अ सूट। तो ये उस पर्सन के लिए होता है जो कोर्ट फीस नहीं दे सकता है एक सूट को फाइल करने के लिए, अपना केस लड़ने के लिए उसके पास कोर्ट फीस नहीं है। अर्लियर नोन एज पॉपर सूट्स, तो इससे पहले ये पॉपर सूट्स कहलाते थे। द एम इज टू इंश्योर जस्टिस इज नॉट डिनाइड ड्यू टू पॉवर्टी, तो इसका एम क्या है, ये इंश्योर करने का कि जो जस्टिस है वो किसी पॉवर्टी यानी आपकी गरीबी की वजह से, ऐसा नहीं है कि आप केस नहीं कर सकते तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, भले ही आपके पास पैसे ना हो, केस तो होगा। तो उसके लिए इंडिजेंट पर्सन वाले में आपको ऑर्डर 33 सीपीसी के अंडर अप्लाई करना पड़ता है। नाउ इंडिजेंट पर्सन कौन होता है, एक पर्सन ही डज नॉट हैव इनफ मींस टू पे कोर्ट फी, जिसके पास इतना पैसा ना हो जो कोर्ट फी पे कर सके, विच मींस पुअर, एंड प्रॉपर्टी एक्सेप्ट फ्रॉम अटैचमेंट इज नॉट काउंटेड। ठीक है, मतलब कि कुछ भी करके सूट के लिए ना हो, जो जिस प्रॉपर्टी के थ्रू भी वो ना पे कर पाए। प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द सूट इज नॉट काउंटेड, जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है सूट के अंदर, जैसे जो एक अकेली उसके पास प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो पैसा दे सकता है वो भी सूट के अंदर है, तो वो भी काउंट नहीं हो सकती है ना, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे तो केस ही चल रहा है। ठीक है, नाउ प्रोसीजर अंडर ऑर्डर 33। ऑर्डर 33 के अंडर क्या प्रोसीजर है इसका, पर्सन फाइल्स एन एप्लीकेशन, पर्सन को, इंडिजेंट पर्सन को एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, कोई प्लेंट नहीं, एप्लीकेशन, देयर इज अ डिफरेंस। कोर्ट कंडक्ट्स इंक्वायरी, कोर्ट इंक्वायरी कंडक्ट करेगी उसके फाइनेंशियल स्टेटस पे, एंड इफ अलाउड, अगर अलाउ होता है तो सूट प्रोसीड्स विदाउट कोर्ट फी, तो सूट जो है हमारा कोर्ट फी के बिना प्रोसीड हो जाएगा यानी उस पर्सन का। इफ द पर्सन मीन्स, अगर पर्सन जीत जाता है तो कोर्ट फी जो है वो रिकवर हो जाएगी उस फ्रॉम द ऑपोजिट पार्टी। ठीक है, पर्सन के जीतने के बाद ऑपोजिट पार्टी से कोर्ट फी रिकवर की जाएगी, और अगर पर्सन हार जाता है तो कोर्ट में ऑर्डर पेमेंट ऑफ कोर्ट फी, तो कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ेगा कोर्ट फी के लिए। ठीक है, नाउ केस लॉ क्या है इसमें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खदर इंटरनेशनल। सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक्सप्लेन किया था पूरा ऑर्डर 33 का मतलब, विच मींस लाइक इज मेंट टू हेल्प जेन्युइन केसेस, ये जेन्युइन केसेस के लिए यही है, ऐसे चैरिटी के पर्पस के लिए नहीं है कि बिना रीजन आप चैरिटी कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो पैसा फ्री में नहीं आया है, ये कह सकते हैं हम, हर चीज का एक तरीका होता है, हर चीज का एक रीजन होता है, और उस रीजन से ही उस चीज को यूज किया जाता है, अगर आप सच में नीडी हो तभी। सो द वर्ड पर्सन इज वाइड, यहाँ पे जो पर्सन वर्ड यूज किया गया है वो काफी बड़ा वास्ट उसके डेफिनेशन है। सो इवन पार्टनरशिप फर्म्स में अप्लाई इफ दे ट्रूली लैक फाइनेंशियल मींस, पार्टनरशिप फर्म्स पे भी अप्लाई होता है। चाहे बट वही, मतलब कि आप कहोगे कोई फर्म है तो उसके पास क्या इतना पैसा भी नहीं होगा, कभी कभार ऐसी चीजें इस लाइक ऐसी सिचुएशंस हो जाती है, तो तभी जब फाइनेंशियल नहीं हो उसके पास कोई सपोर्ट। अब पर्पस क्या है इसका, एक्सेस टू जस्टिस मस्ट नॉट डिपेंड ओनली ऑन मनी, कि जस्टिस सिर्फ पैसों के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, यही इसका एक बड़ा पर्पस है। इंटरप्लीडर सूट ऑर्डर 35 सीपीसी। ठीक है, फाइल्ड बाय अ न्यूट्रल पर्सन, एक न्यूट्रल पर्सन फाइल करता है, होल्डिंग मनी, या फिर उसका जो मनी अटका हुआ हो या फिर प्रॉपर्टी अटकी हुई हो। टू और मोर पर्सन क्लेम दैट प्रॉपर्टी एडवर्सली, दो या फिर दो से ज्यादा पर्सन उस प्रॉपर्टी को क्लेम करके बैठे हैं, एंड प्लेंटिफ डज नॉट क्लेम ओनरशिप, और प्लेंटिफ कोई ओनरशिप क्लेम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी कंडीशंस को समझते हैं हम। प्लेंटिफ मस्ट, प्लेंटिफ के बारे में, हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, प्लेंटिफ जो केस कर रहा है उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है उस प्रॉपर्टी में। ठीक है, वो रेडी है उसे हैंड ओवर करने के लिए उस प्रॉपर्टी को, एंड स्टेट देयर इज नो कल्यूजन। रियल डिस्प्यूट, अब डिस्प्यूट कहाँ है, डिफेंडेंट के बीच। अब मैं आपको इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, जैसे कि ये प्लेंटिफ है, इसकी प्रॉपर्टी नहीं है ये, ठीक है, लेकिन ये भी एक डिफेंडेंट है, ये भी डिफेंडेंट है, और ये कह रहे हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये कह रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी, यानी डिफेंडेंट वन डिफेंडेंट टू। तो अब प्लेंटिफ ने ये सूट फाइल किया है कि भाई मेरा इस पे कोई राइट नहीं है, बट मैं ऐसे तो किसी को, मेरे पोजीशन में है या जो भी है, मैं किसी को हैंड ओवर तो नहीं कर सकता, ये दोनों तो लड़ रहे हैं। तो अब ये कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये इसकी है या फिर इसकी प्रॉपर्टी है। दिस इज दिस टाइप ऑफ सूट, ये इंटरप्लीडर सूट। सो प्लेंटिफ सीक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल लाइबिलिटी, तो प्लेंटिफ जो है वो प्रोटेक्शन लेता है डबल लाइबिलिटी से। नाउ केस लॉ क्या है इसमें, चतुर्भुज
विथालदास जसानी केस, ठीक है। तो चतुर्भुज विथालदास जसानी केस, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड इंटरप्लीडर्स प्रोटेक्ट इनोसेंट स्टेक होल्डर्स, यानी जो इनोसेंट स्टेक होल्डर्स है, इंटरप्लीडर उनको प्रोटेक्ट करता है। कोर्ट डिसाइड करता है जो सही में क्लेम, राइटफुल क्लेमेंट, यानी जो सही में हकदार है, मालिक है उस प्रॉपर्टी का, कोर्ट सही इंसाफ करता है पर्सन के साथ। स्टेट होल्डर्स गेट इंडेमनिटी, स्टेक होल्डर इज नॉट कंसर्न विद टाइटल, जो स्टेक होल्डर है उसे टाइटल से मतलब नहीं होना चाहिए। सो इसकी इंपॉर्टेंट कंडीशंस को देख लेते हैं हम। प्लेंटिफ की कंडीशन है, प्लेंटिफ मस्ट हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट, प्लेंटिफ का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और बी रेडी टू हैंड ओवर, वो प्रॉपर्टी को हैंड ओवर करने के लिए रेडी हो। स्टेट देयर इज नो कॉल्यूजन, कोई ऐसा कॉल्यूजन मतलब प्लेंटिफ की तरफ से नहीं होना चाहिए, रियल डिस्प्यूट होना चाहिए डिफेंडेंट्स के बीच में। एंड प्लेंटिफ सीक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल लाइबिलिटी, प्लेंटिफ के ऊपर कोई डबल लाइबिलिटी है उसको डिफेंडेंट स्यू करे, ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक और अच्छी बार मैं मतलब एक और बार अच्छे से समझा देती हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे सी है प्लेंटिफ, ठीक है। अब भाई ये प्रॉपर्टी है, और जो ए है और बी है ये इसके लिए लड़ना चाह रहे हैं कि ये मेरी है, ये मेरी है, तो सी कहेगा भाई मैं तुम्हें स्यू कर रहा हूँ इसमें इंटरप्लीडर सूट में, एंड अब आप जाओ कोर्ट में जाके अब फाइनल कोर्ट करेगी कि किसकी प्रॉपर्टी है, किसकी ओनरशिप है। तो दिस इज हाउ दिस वर्क। सी का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, ए और बी इसके लिए लड़ रहे हैं, तो वो कोर्ट डिसाइड करेगी। और ये सी अपना बचाव इसलिए कर रहा है क्योंकि ए और बी जो है कहीं अपनी ओनरशिप क्लेम करने में तो लगे हुए हैं, तो सी के पास अभी प्रॉपर्टी है तो कहीं वो सी को स्यू ना कर दे। अब आता है हमारा केस लॉ। चतुर्भुज विथलदास जसानी केस, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड इंटरप्लीडर प्रोटेक्ट्स इनोसेंट स्टेक होल्डर्स, जो इंटरप्लीडर है वो इनोसेंट स्टेक होल्डर्स को प्रोटेक्ट करता है। एंड कोर्ट डिसाइड करता है इसका जो राइटफुल क्लेमेंट है, स्टेक होल्डर्स गेट इंडेमनिटी, एंड स्टेक होल्डर्स इज नॉट कंसर्न विद टाइटल, स्टेक होल्डर को टाइटल से नहीं है कि भाई मेरी ओनरशिप है, ऐसा कुछ नहीं है। आ जाते हैं हम अब MCQ इलस्ट्रेशन पर, जिसमें हमारा इलस्ट्रेशन 1 है सेक्शन 80 के रिलेटेड, और देखते हैं कि आपको कितना अच्छे से समझ आया। ये आपको चेक करने के लिए है। तो एक शॉप ओन बाय रमेश, एक शॉप है जो रमेश ने ओन की है, इज एक्वायर्ड बाय द स्टेट फॉर अ पब्लिक प्रोजेक्ट, तो इससे स्टेट ने एक्वायर की एक पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए। ही बिलीव्स द कॉम्पनसेशन इज अनफेयर, उनको लगता है जो उसको लगता है जो कॉम्पनसेशन है वो अनफेयर है, एंड वांट्स टू फाइल अ सूट, और वो सूट फाइल करना चाहता है। तो व्हाट मस्ट रमेश डू बिफोर फाइलिंग द सूट, रमेश को क्या करना चाहिए सूट फाइल करने से पहले? फाइल द सूट इमिडिएटली, या फिर सेंड अ रिटन नोटिस टू द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, फाइल अ रिट पिटिशन डायरेक्टली, और फाइल अ क्रिमिनल कंप्लेन। सो क्या करना चाहिए इनमें से? सो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे, बट बहुत इजी आंसर है, कुछ सोचने वाला है ही नहीं इसमें। अगर आपने वीडियो को देखा है तो आपको पता है इसका आंसर, नहीं देखा है सीधा इस पे आए हैं तो नहीं पता होगा, या स्किप कर करके देखा हो तो माइट भी मिस हो सकता है, बट इसका आंसर बहुत सिंपल है। Now, illustration 2, urgent relief. Neha's house is about to be demolished by a government department tomorrow. She wants immediate court protection. What is legally required? तो उसे immediate court protection चाहिए, तो legally इसमें क्या required होगा? She must wait for 2 months. She can file a suit without notice with court permission. She must first approach the police, and she must file a review petition. तो अब इसमें भी बहुत easy है, मैंने इस condition के लिए भी आपको बताया था क्या करना होता है। नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देख लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Illustration 3, Order 33 CPC पर है। Poor farmer wants to file a suit but cannot afford court fee. What is the correct legal remedy? File a plaint without paying fee. File an application to sue an indigent person. Ask the defendant to pay fee and withdraw the claim. तो आपके लिए क्वेश्चन पढ़ दिए, आंसर मेरे पास नहीं है, आंसर कमेंट बॉक्स में मिलेगा जब सब कमेंट करेंगे, और मैं नेक्स्ट वीडियो में या किसी न किसी इसके ऊपर इसी प्लेलिस्ट में एक वीडियो डालूंगी। अगर आपको चाहिए होगा कि मैं आपके इसके आंसर्स रिवील करूं तो डेफिनेटली मैं ज़रूर करूंगी, बट उसके लिए मुझे आंसर्स चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में। नाउ illustration 4, financial inquiry. While deciding indigency, which property will the court ignore? Luxury house, property involved in the suit, लार्ज बैंक डिपॉजिट्स, या फिर कमर्शियल लैंड? ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो, पढ़ा होगा जो वीडियो में लिखा है, मतलब मेरे स्लाइड्स में लिखा है, तो आपके लिए इतना भी मुश्किल नहीं हो सकता। यू कैन ट्राई। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो, कोई सजेशन है, यू वांट एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट, कोई एक्सप्लेनेशन जो रह गई है, कुछ भी, सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।